अस्सलाम। हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्ट मॉड्यूल हम अपना एंड कर चुके हैं। सेकेंड मॉड्यूल हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है, जिसमें हमने बेंजीन और नेफ्थलीन ये दो कंपाउंड को डिस्कस करना है। तो इनको सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनका ओरिजिन क्या है और ये होते क्या हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले किक्यूल ने क्लासिफाई किया और उसने कहा कि बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स हैं वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे और उनको उसने इस तरह से क्लासिफाई किया। उसकी जो बेस थी वो फ्रेगरेंट, ऑर्डर और अरोमा थी। मींस उनके पास इन कंपाउंड की एक स्पेसिफिक टाइप की अरोमा थी। ठीक है, इनकी खुशबू थी एक ख़ास किस्म की, जो कि इनको डिफ्रेंशिएट कर रही थी एलिफेटिक कंपाउंड से, क्योंकि उन एलिफेटिक कंपाउंड्स में ये इस तरह की जो स्पेसिफिक स्मेल थी वो उन एलिफेटिक कंपाउंड्स में नहीं थी। तो इस तरह से उसने किक्यूल ने इनको डिफ्रेंशिएट किया एलिफेटिक कंपाउंड से इस अरोमा की बेस पे, और उसने कहा इसी से उसको नाम दिया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। लेकिन उसके बाद फिर इस एरोमेटिसिटी को रिलेट कर दिया गया केमिकल स्टेबिलिटी से rather than एनी अरोमा। जैसे जैसे इसमें इसके एरोमेटिक कंपाउंड्स की डेवलपमेंट होती गई, इसके डेरिवेटिव्स हमारे पास आते गए, तो हमने उनकी जो स्टेबिलिटी को चेक किया। जैसे कि हम बेंजीन के बारे में कहते हैं कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो हमने इसकी एक केमिकल जो स्टेबिलिटी है उसको रिलेट कर दिया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। मींस हमने कहा कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल है। इसी तरह से जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई उसमें मज़ीद एडिशंस होती गई। इन एक एडिशन इनके नाम की भी है, जो इन्होंने कहा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को उन्होंने एक नया नाम दिया एरीन्स से। ठीक है, कि उन्होंने कहा कि जो इस तरह के कंपाउंड्स होंगे जिनके अंदर बेंजीन रिंग होगी, हम उनको एरीन्स कहेंगे। जैसे कि बेंजीन, नफ्थलीन, एंथ्रेसीन एट्सेट्रा, इस तरह के कंपाउंड उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए। इसी तरह जो एलिफेटिक कंपाउंड्स की हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो सेम हम just like the aliphatic compounds, aromatic compounds include hydrocarbons, hydroxy derivatives। मीन्स जो हमने एलिफेटिक कंपाउंड्स में डिफरेंट क्लासेस पढ़ते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं, वही हमने यहाँ पे भी डिस्कस करने होते हैं। जैसे हाइड्रोक्सी अगर ग्रुप अटैच कर दें बेंजीन के साथ तो हम उसको कहते हैं फिनोल्स। इसी तरह से ईथर, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस एट्सेट्रा, इन सबको हम एरोमेटिक कंपाउंड के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। अगर हम कहें कि एक एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप है वो बेंजीन के साथ अटैच हो जाए तो हम कहते हैं कि ये बेंजल्डिहाइड है। ठीक है, अगर हमारे पास कीटोन अटैच हो जाए तो उसको भी हम इसी तरह से नाम दे सकते हैं। जैसे कि अगर हम सिंपल एक कह लें कि बेंजीन के साथ कार्बोनाइल और नेक्स्ट मिथाइल ग्रुप अटैच हो तो वो हमारे पास एसीटोफिनोन, ओन पे हम ऐड करते हैं ना, तो उसको एसीटोफिनोन बोलेंगे। इसी तरह से इनकी एग्जांपल्स हो सकती है। इनका जो नेचुरल सोर्स है एरोमेटिक कंपाउंड्स का वो है हमारे पास कोल से, और कोल हमें मिलता है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ
कोल हमें मिलता है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ट्रीज बरीड इनसाइड अर्थ क्रस्ट। ठीक है, जब अर्थ क्रस्ट के अंदर जो ट्रीज होते हैं वो बरीड उसके अंदर वक्त के साथ साथ उनकी मतलब काफ़ी ज़्यादा जब टाइम हो जाता है तो उनकी ट्रीज़ वगैरह का बाकियात जिसको हम बोलते हैं वो वक्त के साथ साथ ज़मीन के अंदर ही लेयर्स की फॉर्म में नीचे नीचे चले जाते हैं। ठीक है, उनकी फिर क्या होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन होती है। थर्मल डिकम्पोजिशन होने के बाद हमें कोल मिलता है। उन कोल से फिर हम नेक्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स को ऑब्टेन करते हैं। वो मुख्तलिफ प्रोसेसेस के थ्रू हम उसको एरोमेटिक कंपाउंड्स को, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को सेपरेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक स्केच सा दिया गया है कि कोल है, उसकी हमने कार्बोनाइजेशन करनी है, उससे फिर हमें मिलेगा कोक, कोल तार, अमोनिया लिक्विड और कोल गैस। ठीक है, इन सारे प्रोसेस से हम उसको मुख्तलिफ तरह से गुजारते हैं, हमें मुख्तलिफ फ्रैक्शंस मिलती हैं। उन फ्रैक्शंस को हम प्योरीफाई करते हैं, फिर उससे नेक्स्ट हम इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलते हुए एट द एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को सेपरेट कर लेते हैं। कार्बोनाइजेशन होती है कोल की, हम इसको हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो हम कहते हैं कि ये प्रोसेस है कार्बोनाइजेशन या फिर कुकिंग भी इसको बोलते हैं। इससे हमें गैसेस मिलती हैं और इसके अलावा जब इनकी कंडेंसेशन की जाती है तो हमें एक ब्लैक विस्कस ऑयल मिलता है और कोल तार मिलता है, एक्वस अमोनिया मिलता है और कोल गैसेस भी मिलती हैं। ठीक है, इससे फिर हम नेक्स्ट क्या करते हैं कि जो कोल तार होता है उसकी डिस्टिलेशन करते हैं। उसकी डिस्टिलेशन से हमें मुख्तलिफ फ्रैक्शंस मिलती हैं, जैसे कि लाइट ऑयल, मिडल ऑयल, हैवी ऑयल, एंथ्रासीन ऑयल। अब इन ऑयल की जो है डिफरेंट टेम्परेचर रेंज है। जैसे लाइट ऑयल को हमने हीट करना होता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक, उससे नेक्स्ट मिडल ऑयल को थोड़ा सा इससे ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है लाइट ऑयल से, और हैवी ऑयल को मिडल से ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, और एंथ्रासीन को सबसे ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। इनको जब हम हीट अप करते हैं तो उसके बाद डिस्टिलेशन के थ्रू जो कंपोनेंट मिलते हैं वो लाइट ऑयल से हमें बेंजीन, टोलुइन और ज़ाइलीन मिलते हैं। मिडल ऑयल की डिस्टिलेशन से नेफ्थलीन, फिनोल और ग्रीसोल्स मिलते हैं। हैवी ऑयल से हमें नेफ्थलीन और ग्रीसोल्स मिलते हैं और एंथ्रासीन ऑयल से एंथ्रासीन मिलते हैं। अब इनके जो डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं उनको हम हीट अप करके डिफरेंट कंपोनेंट जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स के वो सेपरेट कर लेते हैं। ये इनके सारा प्रोसेसेस वगैरह दिए गए हैं। अब आजकल अगर हम देखें तो हमारा नेचुरल जो सोर्स है एरोमेटिक कंपाउंड का वो है पेट्रोल। पहले कोल तार वगैरह को समझा जाता था, लेकिन अब जो मेजर सोर्स है वो है पेट्रोलियम। उससे हम कार्बन 6 टू कार्बन 8 की जो फ्रैक्शंस होती हैं पेट्रोलियम की, उसको हम हीट करते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और एक ख़ास टेम्परेचर पे और प्रेशर पे, तो फिर हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ टाइप की फ्रैक्शंस हमें मुख्तलिफ टाइप के कंपोनेंट जो है एरोमेटिक वो मिलते हैं। जैसे कि हम एन हेक्सेन की बात करें, ये नॉर्मल हेक्सेन है, एक एलिफेटिक कंपाउंड है जिसको हमने एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीट किया 15 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, तो ये एक साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट हमने मज़ीद क्या किया, वही कंडीशन यूज़ करके इसको बेंजीन में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर हमने टोलुइन बनाना है तो हमें टोटल 7 जो कार्बन चाहिए। अब ये इसको हम क्या कहेंगे, 7 कार्बन वाली एक चेन लेंगे जिसको हम एन हेप्टेन कहेंगे। सिमिलरली हम इसको कैटलिस्ट की प्रेजेंस में मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट करेंगे, जो कि नेक्स्ट इसको
टोलुइन में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से हम पेट्रोलियम से मुख्तलिफ जो कंपोनेंट हैं एरोमेटिक कंपोनेंट उनको सेपरेट कर लेंगे। ये तो था इसका जनरल सा इंट्रोडक्शन कि हमारे पास जो नेचुरली हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा जी, आज तक हमने जो भी पढ़ा है पहले कॉन्सेप्ट या अभी भी जो डिस्कस किया है, तो हमने उसमें देखा है कि बेंजीन और जो इसके डेरिवेटिव्स हैं वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की क्लास से बिलोंग करते हैं। अब जो है मेन हमने इसमें 2 रूल पढ़ने होते हैं जो कि हमें एरोमेटिसिटी के बारे में बताते हैं। उसमें से एक रूल जो है वो रूल, सेकंड हमारे पास है मोबियस रूल। मोबियस रूल रूल हमारे पास होता है 4n+2 दिया गया है और मोबियस रूल है 4n। मोबियस रूल है और हक्कल रूल हमारे पास +2 है। ठीक है, n हमारे पास क्या होता है, कोई भी नंबर हो सकता है 0 से स्टार्ट होके 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, जब हम n की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, सबसे पहले हम हक्कल रूल की बात करें। ये अगर हमने n 0 पुट करना है प्लस इज इक्वल टू 2, इट मीन्स ये कि हक्कल रूल के मुताबिक 2 जो है वो फॉलो करता है हक्कल रूल को। अब 2 जहाँ पे भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हक्कल रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, और वहाँ पे हम बताएंगे कि ये एरोमेटिक है कि नहीं है इसके मुताबिक। तो हम नेक्स्ट इसको लेके चलते हैं। अभी आप यहाँ पे सिर्फ इतना ही देखें कि हक्कल रूल के पास 4n+2 और इसमें एक वो कह रहा है कि ये साइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग 4n+2 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन एग्जिबिट एरोमेटिक करैक्टर। जहाँ पे डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन हो और वो हक्कल रूल को फॉलो करें तो वो कंपाउंड क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। नेक्स्ट हमारे पास होती है एक चीज़ एंटी एरोमेटिक। अब एंटी एरोमेटिक कौन से कंपाउंड होंगे कि वो प्लेनर मॉलिक्यूल हो, उनके अंदर कंटिन्यूस डीलोकलाइजेशन हो, लेकिन वो 4n को फॉलो करें। 4n को 4 हम कह चुके हैं कि ये मोबियस रूल है। मींस साइक्लिक प्लेनर मॉलिक्यूल जिनके अंदर कंटिन्यूस डीलोकलाइजेशन हो और वो मोबियस रूल को फॉलो करें तो वो क्या कहलाएंगे, एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट कैटेगरी आती है नॉन एरोमेटिक की। नॉन एरोमेटिक में नॉन प्लेनर साइक्लिक मॉलिक्यूल, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में प्लेनर होने चाहिए, लेकिन अगर हमारे पास नॉन प्लेनर साइक्लिक मॉलिक्यूल आ जाएं तो हम कहते हैं ये नॉन एरोमेटिक होंगे। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं तो मज़ीद क्लैरिफाई होगा। देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल दिए हुए हैं। अब हमने देखना है ये एरोमेटिक है या नहीं। सबसे पहले साइक्लोप्रोपीन। साइक्लोप्रोपीन में देखें 3 कार्बन है, ये होती है रिंग होती है 3 कार्बन के साथ। साइक्लोप्रोपीन है मींस एक इसके अंदर डबल बॉन्ड है, ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp3। ठीक है, ओवरऑल ये जो रिंग है ये प्लेनर होती है। अब इसके अंदर एक ही पाई बॉन्ड है, इसके अंदर डीलोकलाइजेशन नहीं होगी। अगर हम इसको अप्लाई करने की कोशिश करें हक्कल रूल या मोबियस रूल को, तो हमने कहा था कि जब हम n वैल्यू 0 पुट करते हैं +2 तो इक्वल आता है 2 के 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब इस साइक्लोप्रोपीन में 2 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, ये प्लेनर भी है, 2 कंडीशंस पूरी हो रही हैं,
लेकिन एक थर्ड कंडीशन कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए ये थी कि इसमें डीलोकलाइजेशन भी हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड है, कोई सेकंड डबल बॉन्ड नहीं है जो कि इसकी कॉन्जुगेशन में हो, तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस बेस पे बेशक ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये डीलोकलाइजेशन नहीं हो रही, इसलिए ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक, ये एरोमेटिक नहीं होगा। अगर हम साइक्लोप्रोपिनाइल कीटाइन की बात करें, सेम वही रिंग है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो sp3 कार्बन था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा कि अब ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये डीलोकलाइज होगा इस पॉजिटिव चार्ज के साथ। अब हो गई है, हक्कल रूल को ये पहले ही फॉलो करता था, सिर्फ एक डीलोकलाइजेशन का मसला था, लेकिन पूरा होल कीटाइन है वो एरोमेटिक होगा। साइक्लोप्रोपीन सिंपल नॉन एरोमेटिक होगा, लेकिन साइक्लोप्रोपिनाइल कीटाइन एरोमेटिक होगा। क्यों? क्योंकि उसकी कार्बन जो है पॉजिटिवली चार्ज है, वहाँ पे डीलोकलाइजेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसी तरह से अगर हम अच्छा, आप इसकी जो है कुछ मुख्तलिफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे ये दिए गए हैं, ठीक है। अगर हम इस साइक्लोप्रोपिनाइल कीटाइन की बजाय हम साइक्लोप्रोपिनाइल इनाइन ले रहे हैं, ठीक है, साइक्लोप्रोपिनाइल इनाइन मीन्स पॉजिटिव चार्ज था, अब उस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्लेनर है, ठीक है, डीलोकलाइजेशन हो रही है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस तरह से डीलोकलाइजेशन इसमें पॉसिबल है। अब ये हक्कल रूल को फॉलो कर रही है या नहीं। अब दो इलेक्ट्रॉन पास ये हैं पाई इलेक्ट्रॉन, अब एक नेगेटिव चार्ज में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम कहते हैं दो ये हो गए और दो नेगेटिव चार्ज वाले, मीन्स 2 प्लस इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये 4 के इक्वल है। अब अगर हम हक्कल रूल को चेक करें, n की वैल्यू जब हम 0 पुट करते हैं तो तब हमारे पास आंसर आता है 2, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तब हमारे पास आंसर आता है 6, n की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं तब आता है 10, मीन्स 2 6 10। लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये वाली जो रिंग है। अब ये फॉलो कर रहा है मोबियस रूल को, कैसे, 4n होता है ना, n की वैल्यू 0 मीन्स ये 0, n की वैल्यू 1 मीन्स 4, n की वैल्यू 2 मीन्स 8, इस तरह से ये फॉलो करेगा, 0 4 8 नेक्स्ट ये 12 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने ये सारी एक सीरीज़ को देख लेना है, कौन इसको देखते हुए चेक करना है कौन मोबियस रूल को फॉलो कर रहा है, कौन हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। अब 4 इस कैटेगरी में आ रहा है मोबियस रूल को फॉलो करते हुए। अब यहाँ पे भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन जे और 2 इलेक्ट्रॉन जे, टोटल 4, और ये मोबियस रूल को फॉलो कर रहा है। इट मीन्स कि ये एरोमेटिक नहीं है बल्कि एंटी एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक भी हमने नहीं कहा, क्यों? क्योंकि नॉन एरोमेटिक में तो नॉन प्लेनर हो जाती है, ये रिंग तो प्लेनर है, डीलोकलाइजेशन भी है, ठीक है। सिर्फ ये है कि इसके मोबियस रूल को फॉलो करने की वजह से ये एंटी एरोमेटिक है, ना ये एरोमेटिक होगा ना ये नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम 4 मेंबर रिंग की बात करें, ये 4 मेंबर रिंग है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 डबल बॉन्ड है, दोनों ही क्या है, डीलोकलाइजेशन में है। लेकिन अगर हम रूल की बात करें, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये 2 और 2 ये 2 प्लस 2 4, अब ये तो मोबियस रूल को फॉलो कर रहा है, इट मीन्स कि ये एरोमेटिक नहीं है, ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 5 मेंबर रिंग की तरफ।
5 मेंबर रिंग में 2 डबल बॉन्ड है, ये दोनों डबल बॉन्ड तो डीलोकलाइजेशन में हैं, लेकिन ओवरऑल जो रिंग है उसका एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये पूरी रिंग डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है। और दूसरी बात, ये हक्कुल रूल को भी फॉलो नहीं करते, मोबिस रूल को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये क्या होगी, नॉन एरोमेटिक होगी। ठीक है, ये एरोमेटिक नहीं होगी। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल इनाइन की बात करें तब क्या होता है, ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अभी नेगेटिव चार्ज इसकी डीलोकलाइजेशन में है। इस तरह से ये पूरी रिंग में डीलोकलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स फॉलो काउंट करें तो दो ये 4 और 2 ये नेगेटिव आयन वाले 6। ये हमारे पास हक्कल रूल को फॉलो कर रही है। जब n की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये 6 के इक्वल आता है, मींस नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इस केस में 6 हैं, वो हक्कल रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो ये कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। इसके डिफरेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी यहाँ पे ड्रा किए गए हैं, ये आप लोग देख सकते हो। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कीटाइन की बात करें, नो डाउट इसमें भी डीलोकलाइजेशन हो रही है, इसके डिफरेंट भी ड्रा किए गए हैं, लेकिन ये हक्कल रूल को फॉलो नहीं करता, क्योंकि 2+2 यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 4 जो कि मोबिस रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये भी एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, जो हक्कल रूल को फॉलो करेगा वो एरोमेटिक, जो मोबिस रूल। नेक्स्ट नंबर 6 नंबर रिंग होती है, उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि हक्कल रूल को फॉलो कर रहे हैं, उनमें डीलोकलाइजेशन हो रही है, तो ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके भी डिफरेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। साइक्लोहेप्टाट्राइन की बात करें तो 3 डबल बॉन्ड हैं, तीनों डीलोकलाइजेशन में है, लेकिन इसमें भी एक कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जो तो इसमें भी क्या होगी, डीलोकलाइजेशन और आल्डिंग में नहीं होगी, इस वजह से ये भी एरोमेटिक नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, मीन्स साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल कीटाइन ले लें, या जिसको हम ट्रोफी चार्ज है, अब ये पॉजिटिव चार्ज की ये डिजेशन में है, ये पूरा इन्वॉल्व हो गया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है जो कि हक्कल रूल को फॉलो कर रहे हैं, इट मीन्स ये क्या है, एरोमेटिक है। देखिए ये एरोमेटिक नहीं था, लेकिन ये एरोमेटिक हो गया है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसके भी डिफरेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ड्रा किए गए हैं, आप लोग देख सकते हो। अगर हम एनाइन की बात करें, मीन्स इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइजेशन में है, ठीक है, लेकिन अब ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, ये नहीं। 6 तो इसके अपने पाई इलेक्ट्रॉन थे और 2 इस नेगेटिव चार्ज वाले, मीन्स टोटल 8। अब 8 तो 4n, मीन्स जब 2 होगी n की तो 8 होगी। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये मोबियस रूल को फॉलो कर रहा है। इट मीन्स कि ये एनाइन की फॉर्म में हमारे पास एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, इसके भी डिफरेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी दिखाए गए हैं, वो आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास 8 मेंबर रिंग आ जाए, वो क्या होती है, वो प्लेनर नहीं होती, नॉन प्लेनर होती है। नो डाउट इसमें जो है 4 डबल बॉन्ड है, वो चारों आपस में एक दूसरे की कॉन्जुगेशन में है, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, ये वाले कार्बन जो होते हैं आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं, नॉन प्लेनर है, इसलिए क्या होगा, ये एरोमेटिक नहीं होगा। इसका जो डाइनाइन होता है वो एरोमेटिक होता है, क्योंकि 2, 4, 6, 8 और 10 जो है वो हक्कल रूल को फॉलो करता है, इसलिए ये क्या करेगा, ये एरोमेटिक होगा। इसी तरह से कुछ ये एरोमेटिसिटी एंड एनोलिन्स हैं। एनोलिन्स हमारे पास क्या होती हैं कि ये मोनोसाइक्लिक जो होती हैं। एनोलिन्स को अगर हम देखें तो आर मोनोसाइक्लिक सिस्टम विद कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड,
ठीक है, जितने नंबर ऑफ कार्बन हो गए हम उसको उतना ही एनोलीन का नेम दे देते हैं। जैसे साइक्लोब्यूटाडाइन की बात करें तो ब्यूटाडाइन मीन्स कि 4 कार्बन वाली कोई रिंग है जिसके अंदर 2 डबल बॉन्ड हैं, तो इसलिए हम इसको 4 एनोलीन कह रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 4 है। बेंजीन को 6 एनोलीन कहते हैं क्योंकि इसमें 6 कार्बन हैं। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन को 8 एनोलीन कहते हैं क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कार्बन 8 है। ठीक है, इस तरह से हम इसको एनोलीन का नाम देते हैं। ये डिफरेंट हमारे पास रिंग्स भी ड्रा की गई हैं। जब 10 एनोलीन की बात करते हैं हम तो उसमें स्ट्रक्चर ये दिया गया है। इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 2 4 6 8 10 ये हक्कल रूल को फॉलो कर रही है, लेकिन ये नॉन एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो मिड में सेंटर में 2 और इसके हाइड्रोजन हैं ये बहुत एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। इनके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से ये इस कंडीशन में नहीं रह सकते और ये नॉन प्लेनर हो जाते हैं, एक प्लेन में नहीं रहते और इस कंडीशन की वजह से ये एरोमेटिक सिटीन में नहीं होती, ये एरोमेटिक नहीं होते। लेकिन जैसे ही हम लार्जर रिंग की तरफ मूव करते हैं 14 एनोलीन या 16 एनोलीन 18 एनोलीन में तो रिंग का साइज़ बड़ा होता जाता है। तो ये जो सेंटर वाले हाइड्रोजन होते हैं वो एक दूसरे के उनके आपस में स्टीयरिंग हिंड्रेंस भी कम होती जाती है, वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते, तो इस वजह से ये प्लेनर ही रहते हैं और ये सारे के सारे क्या हैं, एरोमेटिक हैं, हक्कल रूल को भी फॉलो करते हैं। ठीक है, ये कुछ फ्यूज हैं, इनमें भी ये सारे नेफ्थलीन वगैरह कंपाउंड है। इसी तरह से एजोलीन कंपाउंड दिया गया है, ये भी हमारे पास क्या होता है, हक्कल रूल को फॉलो। इसी तरह से कुछ 5 मेंबर रिंग दी गई हैं जैसे पायरोल, फ्यूरेन, थायोपीन, पिरीडीन। अब इसमें देखें तो हमारे पास है कि 5 मेंबर रिंग है, लेकिन उसका एक जो कॉर्नर है वहाँ पे जैसे नाइट्रोजन है जिसके ऊपर लोन पेयर है, यहाँ पे ऑक्सीजन है इसके ऊपर भी लोन पेयर है, यहाँ पे सल्फर है इसके ऊपर भी लोन पेयर है। वैसे सिर्फ हम डबल बॉन्ड की बात करें तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन साथ में 2 इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर है उसको भी ऐड करें तो टोटल 6 जो कि हक्कल रूल को फॉलो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये लोन पेयर इन डबल बॉन्ड की कंजुगेशन में भी है, मीन्स यहाँ पे डिलोकलाइजेशन भी हो रही है, प्लेनर भी हैं और हक्कल रूल को भी फॉलो कर रहे हैं ये सारे। इट मीन्स ये सारे क्या होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। बेशक ये sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, लेकिन चूँकि इनके पास लोन पेयर है और ये डिलोकलाइजेशन में भी इन्वॉल्व हैं तो इस वजह से ये इनको एरोमेटिक कंपाउंड बनाते हैं। इनके भी ये डिफरेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ड्रा किए गए हैं। ठीक है, यहाँ तक था कि एरोमेटिक कंपाउंड किस तरह से हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हक्कल रूल को फॉलो करते हुए और मोपिस रूल को फॉलो करते हुए। नेक्स्ट हमने बेंजीन को डिस्कस करना है। उसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमें उसका स्ट्रक्चर देखना है। इसका स्ट्रक्चर कैक्यूल ने दिया था, उसने कहा था कि ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, ये सारी कार्बन प्लेनर होती हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती हैं। sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो मीन्स इसमें एक जो है मेटल अनहाइब्रिडाइज्ड होगा और वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा प्लेन के और वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, ये हमारे पास एक बेंजीन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसकी क्या है, सारी ये इस तरह से एक रिंग होती है। अब इसके ऊपर इन्होंने हर कार्बन का p ऑर्बिटल ड्रा किया है इस तरह से। ठीक है, p ऑर्बिटल जब इस तरह से ड्रा किया, अब इन्होंने ऊपर वाले लोब ने भी क्या होना है, बॉन्ड बनाना है और नीचे वाले ने भी। जब हम इसके ऊपर वाले बॉन्ड की लोब के आपस में कंबाइन करते हैं इस तरह से, तो क्या होता है, एक तो ये नीचे वाली रिंग थी ना जो कि प्लेनर थी, अब हाफ लोब अबव द प्लेन है और हाफ लोब बिलो द प्लेन है।
मीन्स जब ऊपर वाले लोब आपस में कंबाइन होंगे तो प्लेन के ऊपर भी एक रिंग बन जाएगी, और जब नीचे वाले लोब आपस में कंबाइन होंगे तो प्लेन के नीचे भी एक रिंग बन जाएगी। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया, देखें दरमियान में ये वाले क्या है, एक प्लेनर कार्बन है, इसके ऊपर एक रिंग ड्रा की गई है और एक नीचे भी रिंग ड्रा की गई है। इनकी ओवरलैपिंग की वजह से बन रही हैं। ये देखें, ये रिंग है जो कि अबव द प्लेन है, और एक ये नेक्स्ट नीचे है जो कि बिलो द प्लेन है। इसीलिए इन्होंने इस तरह से इसको एक रिंग ड्रा करके प्लेनर दिखा के एक ऊपर इस तरह से रिंग ड्रा की है और एक इस तरह से रिंग ड्रा की है, जो कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो कि पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से एक क्लाउड सा बन जाता है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो ये हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। इसमें है इनकी जो एंगल होता है 120 होता है, और इसके अलावा इनकी जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ होती है 1.33 होती है, जो कि इन बिटवीन होती है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के। ठीक है, इसमें वो कह रहा है कि ये देखिए कि हमारे पास है हैंस डबल बॉन्ड आर नॉट लोकलाइज्ड बिटवीन एनी टू कार्बन, रेदर there is a continuous delocalization of pi electron. This delocalization causes all the 6 carbon carbon bond length to be same 1.39 angstrom. This value lies in between a pure carbon carbon bond length 1.54 and carbon carbon double bond. हमारे पास जो बेंजीन के कार्बन कार्बन की लेंथ होती है वो इन बिटवीन होती है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दरमियान में। क्यों? क्योंकि ना वो प्योर डबल बॉन्ड का करैक्टर रख रहा है और ना प्योर सिंगल बॉन्ड का, उनके अंदर कंटिन्यूस डीलोकलाइजेशन हो रही है, इस वजह से इनकी बॉन्ड लेंथ में थोड़ा सा चेंज आता है। इसके डिफरेंट रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर वगैरह भी हम लिख सकते हैं, वो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया है, ये इसके दिखाए गए हैं। ठीक है, ये क्यूल ने दिए थे, ये डवार ने भी कुछ अपनी कंट्रीब्यूशन दी थी और उसने इस तरह से दी थी, लेकिन इन स्ट्रक्चर की जो कंट्रीब्यूशन थी वो बहुत ही कम थी, 20%। कि क्यूल ने जो स्ट्रक्चर दिया था वो 80% था, क्योंकि इस तरह से जो मिड वाली बॉन्ड बना रहा है ना, इसकी बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही थी बाकी दोनों से, जबकि ओवरऑल तो इनकी सेम है। तो इसलिए हम दीवार की स्ट्रक्चर की जो कंट्रीब्यूशन थी वो 20% थी और कैक्यूल की 80% थी। इसीलिए कैक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो मोर जो है एक स्टेबलाइज स्ट्रक्चर समझा जाता है, एक कंफर्म्ड स्ट्रक्चर जिसको कह लो। ठीक है, तो बेंजीन हमारे पास इस तरह के स्ट्रक्चर में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमने इसके कुछ रिएक्शंस वगैरह पढ़ने हैं, वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।